Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter that is human food and human health. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फूड क्या होता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं एंड हमने ये भी देखा कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। डिफरेंट माल न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी से। ओके, व्हाट इज़ ओबेसिटी? सो बेसिकली जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है वो अकॉम्युलेट होने लग जाता है या फिर कलेक्ट होने लग जाता है, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। जैसे हमारी बॉडी में फैट तो अकॉम्युलेट होता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन जब वो एक्सेस अमाउंट में इकट्ठा होने लग जाए तब हमें जो डिजीज़ हो जाती है वो कौन सी होती है? ओबेसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस? It is a condition in which very much amount of fat, it is important, very much amount of fat, बहुत ज़्यादा, एक्सेस से ज़्यादा ही फैट जब हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाए, is deposit in body in such an extent that is cause adverse effect on our health. इस जो हमारी बॉडी में फैट है वो अकॉम्युलेट होने लग जाए या फिर डिपॉजिट होने लग जाए इन सच अ वे, इन सच अ मैनर कि वो हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है। अब वो एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे लेजीनेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, फैटनेस आ रही है, या फिर हार्ट डिजीज़ हो रही है ना, हार्ट डिजीज़ हो रही है आपको, या फिर कैंसर हो रहा है। तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट है ये सब किसके हैं? ओबेसिटी के। तो एक बार हम ओबेसिटी के कॉजेस भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट जो होंगे ये रहे, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, स्लीप एपनिया, कैंसर, ये सब इसके क्या है? इम्पैक्ट्स हैं। अगर ओबेसिटी होगी तो हमें ये सब इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ इन्हें ओबेसिटी हो गई, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ओबेसिटी हो गई? फैट तो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें भी होता ही है, तो हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है या फिर ये वाला पर्सन ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है? तो इसके लिए एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, इन शॉर्ट BMI, ठीक है। तो ये BMI क्या होता है? इससे हम मेज़र कर सकते हैं कि वो क्या ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अंदर 4 कंडीशन आती है। एक होता है, पहला होता है अंडर वेट, जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मतलब जितनी उनका वेट होना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो पतले होते हैं तो वो अंडर वेट में आते हैं। सेकंड आता है नॉर्मल वेट, मतलब जिनका वेट बिल्कुल ठीक है, फिट है वो बिल्कुल, वो आते हैं नॉर्मल वेट में। थर्ड आता है ओवर वेट, ओवर फैट, मतलब कि ओवर वेट यानी कि उसका फैट है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लग गया, बट इतनी एक्सेस में नहीं हुआ। जब अगर बहुत एक्सेस में होने लग जाएगा तो ओबेसिटी आ जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट में जो फैट है वो डिपॉजिट होने लग गया, उसको बोलते हैं ओवरवेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में फैट जब इकट्ठा होने लग जाए तो उसे हम ओबेसिटी कहेंगे, और हमारी हेल्थ पर वो क्या करे? एडवर्स इफेक्ट शो करे, उसको भी हम एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं कि ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। तो देखो BMI क्या होता है? इट इज़ मेजर ऑफ ओबेसिटी, इससे हम ओबेसिटी को मेज़र कर सकते हैं। इट डिनोट्स, अब इसका मेन जो फॉर्मूला होता है BMI, हम निकालते कैसे हैं? BMI जो होता है वो होता है बॉडी वेट अपॉन में हाइट। यहाँ आपका वेट लिखो, अब आप सब अपना BMI निकाल सकते हो। यहाँ अपनी वेट लिखो और यहाँ अपनी हाइट लिखो और दोनों का रेशो लो तो आपका BMI आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर ये वाला BMI आ रहा है तो ये ओबेसिटी में आएगा, अंडर वेट में आएगा? तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ लिख रखी है। अगर आपका BMI 18.5 से लेस आता है इसका मतलब आप अंडर वेट हो, है ना। अगर आपका BMI 18.5 टू 24.9 के इन बिटवीन आता है तो यानी कि आप नॉर्मल वेट हो। अगर आपका BMI 25 टू 29.9 के इन बिटवीन आता है तो आप ओवर वेट हो। और अगर आपका जो वेट है वो 30 या उससे ज़्यादा आता है, 30 और उससे ज़्यादा, तो वो क्या होगा? ओबेसिटी की कंडीशन हो जाएगी। ये बात समझ में आई? BMI क्या होता है? इससे हम ओबेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि ओबेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है और इस
वैल्यूज़ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कौन अंडरवेट है, कौन नॉर्मल है, कौन ओवरवेट है और कौन ओबेसिटी है। फिर हमने इम्पैक्ट देख लिया ओबेसिटी के, इम्पैक्ट क्या है ओबेसिटी के, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, स्लीप एपनिया है, कैंसर है, ठीक है, ये सब किसके इम्पैक्ट है, ओबेसिटी के इम्पैक्ट्स है। अब ये होता किस कारण से, ओबेसिटी किस कारण से होती है, ड्यू टू ईटिंग जंक फूड। अगर हम बहुत एक्सेस में जंक फूड खा रहे हैं, सुबह भी जंक फूड खा रहे हैं, शाम को भी जंक फूड खा रहे हैं और नाइट में भी जंक फूड खा रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते रहे, पूरे दिन भर खाते रहे, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन भर खाते रहते हैं, उनको समोसा दे दो, कचौड़ी दे दो, पूरे दिन भर खाते रहते हैं, तो इनसे जो उनका फैट होगा ना, वो बॉडी के अंदर बहुत एक्सेस में अकोमुलेट होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिससे उनको क्या हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज नहीं करते कई लोग, अगर मान लो अगर वो खा भी रहे हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, है ना, तो लेस एक्सरसाइज के कारण या फिर लेजी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे बैठे को दे दो, खड़ा होके उनके एक ग्लास भी नहीं रखा जाता, है ना, तो ऐसे लोग भी कैसे होते हैं, लेजी होते हैं। तो लेजी पर्सन्स को भी क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, अगर वो बैठे बैठे जंक फूड खा रहे हैं तो, ठीक है, सिंथेटिक फूड खा रहे हैं एक्सेट्रा, तो इन सब के कारण क्या होगा, जो फैट है हमारा डिपॉजिट होने लग जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ये सब थी हमारी ओबेसिटी। अब आपको पता चल गया कि ओबेसिटी एक्चुअल में होती क्या है एंड इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, BMI से कैलकुलेट करते हैं, ओके, और किसके कारण होता है, ड्यू टू ईटिंग जंक फूड, लेस एक्सरसाइज एंड लेजी लाइफस्टाइल, इन सब के कारण जो होता है फैट अकोमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए ब्लड प्रेशर होता क्या है, जिसे इन शॉर्ट हम बोलते हैं BP। आपने सुना होगा कि इसका BP लो हो गया, इसका BP हाई हो गया, तो एक्चुअल में ये BP होता क्या है, ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसको देखते हैं हम। The pressure exerted on the walls of blood vessels when blood flow in this vessel is known as blood pressure। जब हमारी वेसल्स इन दिस वेसल, जब हमारे जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो करता है, फ्लो करते टाइम जो हमारे वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। मान लो ये आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड आपका इन ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपका ब्लड है वो जो कि इस ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है। फ्लो करते टाइम ये जो ब्लड है ये क्या करता है, इनकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर, अगर ये अटैक करेगा इन पे तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, अगर कम करेगा तो लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे, इनकी वॉल्स पे और ब्लड वेसल्स, देन ब्लड फ्लो इन दिस वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात है, जब इनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल की वॉल पे एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर, ब्लड से जो प्रेशर लग रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ब्लड से जो प्रेशर लग रहा है, किस पे, ब्लड वेसल्स पे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये होते हैं आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन, जो कि क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेकर हमारे सभी ऑर्गन और टिश्यूज में पहुंचाती है। उसका काम कौन करती है, आर्टरीज करती है। अब आर्टरीज में ही जो प्रेशर लगता है, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। कहाँ लगता है, आर्टरीज में। और आर्टरीज क्या काम करती है, ब्लड को प्रोवाइड कराती है कहाँ, हमारे सभी ऑर्गन तक, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो होती है 120 to 80 mmHg। ये mmHg क्या है, ये mmHg है प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। मतलब जो हम ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करते हैं ना वो किस में करते हैं, मिलीमीटर मरकरी, mmHg में हम मेज़र करते हैं किसको, ब्लड प्रेशर को। वैसे तो प्रेशर की यूनिट हॉर्स भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होती है, बार भी होती है, मिलीमीटर Hg भी होती है, बट हम यहाँ ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए mmHg यूनिट ही यूज़ करते हैं प्रेशर की, ठीक है।
अब है ये जो ब्लड प्रेशर है इसको दो फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसकी दो वैल्यू होती है। वैसे जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज होती है 120 to 80 और इस रेंज को एक्सप्रेस करने के लिए दो टर्म आती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो अपर वैल्यू होती है यानी जो 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है सिस्टोलिक वैल्यू और जो 80 वाली जो वैल्यू होती है वो होती है डायस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, अपर वैल्यू इज नोन एज सिस्टोलिक, लोअर वैल्यू इज नोन एज डायस्टोलिक। ठीक है, तो यानी कि 120 से अपर वैल्यू के बीच में जो रेंज आएगी वो सिस्टोलिक ही होगी, अपर वैल्यू ब्लड प्रेशर। अब ये क्या होगा, ये जो सिस्टोलिक जो वैल्यू है जिसे हम 120 mmHg बोल रहे हैं, इनमें क्या होता है, ये आर्टरीज में प्रेजेंट रहता है ब्लड, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हार्ट ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो जिस वजह से जो हमारी वो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो ज़्यादा प्रेशर, आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर लगेगा। एक बार सपोज करो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो आर्टरीज है उसमें ब्लड ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो अपर वैल्यू आएगी ब्लड प्रेशर की, हायर वैल्यू आएगी ब्लड प्रेशर की। ठीक है, अब डायस्टोलिक में क्या होता है, हार्ट होता है रिलैक्स फॉर्म में होता है, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ रहा था, अब इसमें क्या होगा, डायस्टोलिक में जो हार्ट होगा वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लोअर ब्लड प्रेशर, लोअर वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि होती है 80 mmHg। इसमें जो आर्टरीज होती है प्रेजेंट इन आर्टरीज, ब्लड आर्टरीज में प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स फॉर्म में होता है तो आर्टरीज में ब्लड चला जाता है। सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ब्लड प्रेशर क्या होता है। वॉल्स पे, ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उन्हें हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और वो ब्लड वेसल कौन से होते हैं, आर्टरीज होती है, जो कि हमारे सभी ऑर्गन और टिश्यूज तक ब्लड को प्रोवाइड कराती है फ्रॉम हार्ट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है हम इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फॉर्म में शो करते हैं। सिस्टोलिक वैल्यू होती है वो अपर होती है, अपर हाई वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर होती है, और डायस्टोलिक होती है वो लोअर वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज है वो 120 to 80 में लाई करती है, तो 120 वाली सिस्टोलिक होगी और 80 वाली डायस्टोलिक होगी। ठीक है, अब सिस्टोलिक में एक बात और याद रखनी है कि इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक में हार्ट होता है वो रिलैक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर इज स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उनके पास डिवाइस रहते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अब ये ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, कैप्लन ने दी थी। ये आपको याद रखना है कि ब्लड प्रेशर को सबसे पहले डिफाइन किसने किया था, कैप्लन ने किया था, और 1983 में किया था। लेकिन ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मेजर किसने किया था, स्टीफन हेलर ने किया था, हेलर। ठीक है, इन 1733। ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मेज़र किसने किया था तो आप बोलोगे स्टीफन ने। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड प्रेशर को सबसे पहले डिफाइन किसने किया था तो आप बोलोगे कैप्लन ने। ये आपकी बात होगी। अब हम समझते हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या। यहाँ तो हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक देख ली, सिस्टोलिक में अपर वैल्यू और डायस्टोलिक में लोअर वैल्यू। अब हम देखते हैं एक्चुअल में हाई ब्लड प्रेशर लो प्रेशर में होता क्या है, उसको समझते हैं। तो देखिए अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। मैंने आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बता दिया। सिस्टोलिक यानी जो अपर वैल्यू होती है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक यानी कि जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम डायस्टोलिक बोलेंगे। और ये जो वैल्यू है नॉर्मल ह्यूमन की जो वैल्यू है जिसको ब्लड प्रेशर नहीं हो रखा है उसकी जो वैल्यू होती है वो 120 to 80 mmHg लाया करती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। जहाँ जो 120 था वो किसकी वैल्यू थी, सिस्टोलिक की, और 80 वाली किसकी वैल्यू थी, डायस्टोलिक की। ठीक है, अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर होगा या फिर लो ब्लड प्रेशर होगा तो वहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों की वैल्यू है वो वेरी करती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी उनके नॉर्मल वैल्यू से। और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 120 to 80। तो वो 120 to 80 से ज़्यादा हो जाएगी तो कौन क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। और लो ब्लड प्रेशर में क्या हो जाएगा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वैल्यू है वो 120 to 80 है, जो कि वो उससे नीचे चली जाएगी, नॉर्मल वैल्यू से नीचे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, लो
ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ब्लड प्रेशर क्या था, जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था बाय ब्लड इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अगर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा उनकी वॉल्स पे तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, और अगर लो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो लो ब्लड प्रेशर होगा। तो यही लिखा है, अगर वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे या आर्टरीज पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू तो क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। डेफिनेशन से समझो, सबसे पहले डेफिनेशन, और डेफिनेशन से ही आपकी हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन निकल रही है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन से ही हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन निकल रही है कि अगर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा तो आर्टरीज में तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, और अगर वो नॉर्मल वैल्यू से भी इंक्रीज हो जाए तो भी क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। और नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 120/80 mmHg, ये सिस्टोलिक की और ये डायस्टोलिक की, ठीक है। अब अगर 120 सिस्टोलिक की वैल्यू 120 से ऊपर चली जाए और डायस्टोलिक की वैल्यू 80 से ऊपर चली जाए तो क्या कौन सी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक का प्रेशर होगा वो मोर देन 140, देखो 120 से ज़्यादा है ये, ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, मोर देन 90, 80 से भी ऊपर चला जाए, है ना, तो क्या होगा 80 या 90, ठीक है, उनसे ऊपर चला जाए तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। अब इसकी इफ़ेक्ट क्या है, एंजाइटी, एंगर, कंफ्यूजन, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ये सब किसके इफेक्ट है, हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। होता किससे है अगर हम बहुत ज़्यादा फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ओबेसिटी से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ये भी किससे हो रहा है, ड्यू टू ईटिंग मोर फूड देन नीडेड। ज़रूरत से ज़्यादा हम फूड खा रहे हैं तो इसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, अगर हम बहुत एक्सेस अमाउंट में वाइट शुगर खा रहे हैं, स्पाइसेस खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, पिकल्स खा रहे हैं, स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब से भी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर हमें एडवाइस देता है कि हमें पोटेशियम, जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो उससे भरा हुआ हमें फूड खाना चाहिए, पोटेशियम रिच फूड हमें खाना चाहिए। पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर है रिड्यूस कंजप्शन ऑफ, हमें फैट, सॉल्ट, शुगर, पिकल, स्पाइस, ऑयल, घी, इन सब का कंजप्शन क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। लेस अमाउंट में हमें ये सब खाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है तो उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट्स तो घूमना ही घूमना है पर डे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ बोल रही थी आपको कि डॉक्टर जो है वो पोटेशियम रिच फूड खाने की एडवाइस देते हैं, तो डॉक्टर पोटेशियम रिच फूड खाने की एडवाइस क्यों देते हैं, इसको मैंने यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है कि वाई इट इज़ एडवाइस टू कंज्यूम पोटेशियम इन हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट जिसे हम Na भी बोलते हैं, NaCl बोलते हैं सॉल्ट को। अब NaCl में कौन सा आयन प्रेजेंट है, Na+, तो हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। अगर वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए हमारी बॉडी में तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए, इस सॉल्ट के, इस Na की इफेक्ट को कम करने के लिए पोटेशियम आता है, जो कि क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो जब भी हम जितने अमाउंट में हम पोटेशियम खाएंगे उतने ही अमाउंट में जो सॉल्ट होगा, Na होगा, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देखो, के बैलेंस आउट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट का नेगेटिव इफेक्ट है उसको बैलेंस करता है। ये जो के है इस Na को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है मोर के यू कंज्यूम, मोर पोटेशियम यू कंज्यूम, मोर सोडियम यू लूज, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम पोटेशियम खाओगे उतना ही सोडियम लूज होगा आपकी बॉडी से। ऑल्सो हेल्प इन ईज इन टेंशन, ये टेंशन को कम करने में भी मदद करता है, इसलिए डॉक्टर हमें पोटेशियम रिच
जो फूड है उसको खाने की एडवाइस देते हैं। किसको? जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाई ब्लड प्रेशर। अब हम डिस्कस करते हैं लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं लो ब्लड प्रेशर को। लो ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर करेंगे, या वो आर्टरीज में कम ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करेगा, कम प्रेशर को एग्जर्ट करेगा तो भी क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, तो इसकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल ये रेंज है। अब सिस्टोलिक जो वैल्यू है वो 120 से अगर नीचे चली जाए और डायस्टोलिक वैल्यू अगर 80 से नीचे चली जाए तो ये किसका केस होगा? लो ब्लड प्रेशर होगा। क्या वैल्यू होगी? सिस्टोलिक की होगी लेस देन 110 mmHg एंड डायस्टोलिक की लेस देन 70 mmHg। ठीक है, अब एक बात सपोज करो, जब ब्लड का प्रेशर स्लो हो जाएगा, ये आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, इसमें जब ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसमें इसकी वॉल्स पे कम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, और जब स्लोली मूव करेगा, ये जो ब्लड का फ्लो है ये स्लो हो गया। जब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो उसका फ्लो भी स्लो हो गया। फ्लो स्लो हो गया तो ये क्या हमारे ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन करती है? ब्लड वेसल्स ही करते हैं। जब ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा तो क्या है, हमारे ऑर्गन तक प्रॉपर जब हमें नीड है उस टाइम पे ब्लड पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। लेग्स में नहीं पहुंचा पाएंगे, हैंड्स में नहीं पहुंचाएंगे, टिश्यूज़ में नहीं पहुंचा पाएंगे, ऑर्गन्स में नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उससे क्या होगा? वो जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, उससे क्या होगा? जो हमारी बॉडी है वो डैमेज हो जाएगी। हो सकता है पैरालाइज भी हो जाए उस टाइम। अगर ब्लड फ्लो हमारी जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, उनमें कंटिन्यू ब्लड फ्लो कर रहा है तभी तो हम हाथ पैर को मूव कर पा रहे हैं। अगर जब ब्लड ही फ्लो नहीं होगा तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बोला है, लेस ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन्स दैट इज ब्रेन, हार्ट, किडनी, सो बॉडी कैन डैमेज, बॉडी डैमेज हो जाएगी क्योंकि उनमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। हो सकता है परमानेंटली भी डैमेज हो जाए, है ना। तो ये होता है हमारा लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये इंटॉक्सिकेंट इन ह्यूमन हेल्थ के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट यूजिंग नार्कोटिक सब्सटेंस फॉर द इल्यूजन ऑफ प्लेजर बट स्लोली दे गेट एडिक्टेड एंड स्टार्ट यूजिंग इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस। मतलब क्या है कि सबसे पहले तो नारकोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनकी हमें लत लग जाए उनको हम नारकोटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो इन नारकोटिक सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द इल्यूजन ऑफ प्लेजर। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि उनको यूज़ करके उनको खुशी मिल रही है। ऐसे सब्सटेंस को वो यूज़ करने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो उनकी क्या हो जाते हैं? एडिक्टेड हो जाते हैं, उनकी लत लग जाती है उनको। ठीक है, और वो धीरे धीरे करके उसको स्टार्ट करना यूज़ कर देते हैं और वो परमानेंट पेशेंट बन जाते हैं। किसके? जो भी उस नारकोटिक सब्सटेंस को यूज़ करने से जो भी डिजीज़ होती है उसके वो परमानेंट पेशेंट बन जाते हैं, या फिर उस नारकोटिक सब्सटेंस को यूज़ करने के वो परमानेंट पेशेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। अब इसमें जो सबसे पहला जो हमारा इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है वो है गुटखा। ठीक है, गुटखा क्या होता है, किससे मिलकर बनता है गुटखा? गुटखा बनता है पीस ऑफ बीटल से, कत्था से, लाइम से एंड सिंथेटिक फ्रेगरेंस। ये सब इस गुटखे के अंदर ढलती है। और इससे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि गुटखा खाने वाले लोगों को होती है। इसमें क्या होता है, जो इनकी जो जौ होती है ना, यहाँ ये वाली जो जौ वाला जो पार्ट है बिल्कुल हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। रिजिड होने की वजह से, हार्ड होने की वजह से वो जैसे हम बोल पा रहे हैं, किसकी वजह से बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जौ वाला पार्ट है, जौ वाला जो पार्ट है ये मूवेबल है। अगर ये मूवेबल नहीं होगा तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो इनका यही होता है, इनका
ये जो वाला पार्ट है बहुत हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से ये मूव नहीं कर पाता। जब मूव नहीं कर पाएगा तो ये खुलेगा भी नहीं। हम ये जो पूरा मुंह खोल पाते हैं ये भी जो की वजह से खोल पाते हैं। तो जब इनका मुंह खुलेगा ही नहीं, जब इनका जो है ये वाला पार्ट हार्ड हो जाएगा तो इनका मुंह खुलेगा नहीं। मुंह पूरी तरह से नहीं खुलेगा तो ये बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो जो बिकम्स रिजिड एंड डज नॉट ओपन प्रॉपरली। ठीक है, एंड इसके जो इफेक्ट है कार्सियोजेनिक भी है। कार्सियोजेनिक क्या होता है, कैंसर रिलेटेड, मतलब इससे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक हार्मफुल का मतलब अब हम इस गुटखा को ख़रीदने के लिए कितने रुपए खर्च करते हैं। तो जितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं उससे अगर हम कोई और सामान लेकर आए तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा एज़ कम्पेरिजन टू दिस। तो इससे हमारे जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिक हार्मफुल हो रही है हमें। ठीक है, आजकल तो बच्चे और जो भी वुमेंस वगैरह हैं वो भी ओपनली यूज़ कर रहे हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेंस को ओपनली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हर विलेज में, हर सिटी में अवेलेबल है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पाउच की फॉर्म में मिलता है ये। तो ये था गुटखा के बारे में। तो देखिए जो तंबाकू है वो किससे ऑब्टेन होता है, वो ऑब्टेन होता है लीव्स ऑफ लाइकोटिन टैबेकम। ठीक है, इनकी लीव्स से हमें क्या मिलता है, तंबाकू मिलता है। एंड ये जो तंबाकू है इसकी फैमिली को क्या बोलेंगे, सोलेनेसी। क्या बोलेंगे, सोलेनेसी। एंड इसके अंदर जो एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है उसका नाम है नाइकोटीन। ठीक है, इसका क्या नाम है, नाइकोटीन। अब ये जो तंबाकू है किसकी फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब कई लोग तो इसको चबाकर खा लेते हैं, कई ऐसे हाथ पे लेके उसको रब करके फिर खाते हैं, कई लोग सिगरेट में इसको यूज़ करते हैं या फिर हुक्काज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, या फिर चिल्लम जो होता है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, और सिगार होता है ना उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। तो इन सब की फॉर्म में ये तंबाकू को इनहेल करते हैं। ठीक है, एंड इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या है, मतलब अगर हम तंबाकू खाएंगे तो इससे क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे। तो जो माउथ है, थ्रोट है एंड लंग, इन सब के कैंसर हो जाएंगे, है ना। इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। इन प्रेग्नेंट लेडीज़ इट डिक्रीज द डेवलपमेंट रेट ऑफ फिटस, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका जो फिटस है वो क्या होगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये जो तंबाकू है इसको हम सिगरेट की फॉर्म में ले रहे हैं तो इसकी जो स्मोक है वो इन्वायरमेंट में जाएगी। अब ये कार्बन और वो जो स्मोक है वो किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब ये इन्वायरमेंट में जाएगी, इन्वायरमेंट को तो कर ही रही है पॉल्यूट, साथ में हमारी लंग्स के अंदर भी जा रही है। लंग्स के अंदर हमारी जाएगी तो हमारा जो RBC होता है जो कि क्या करता है, ब्लड की फॉर्मेशन करता है, तो RBC की डेवलपमेंट, RBC बनना बंद हो जाएगा। जब RBC बनना बंद हो जाएगा तो ब्लड की कमी आ जाएगी और ऑक्सीजन भी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड नाइकोटीन कंटेनिंग स्मोक रिचेस इन लंग्स ऑफ पर्सन सिटिंग बिसाइड। अब वो जो पी रहा है उसको तो नुकसान कर ही रहा है, अब साथ में उसके जो पर्सन बैठा है, अब स्मोक क्या है, हवा में जा रही है, एयर में जा रही है। अब उस एयर को कौन ब्रीथ कर रहा है, जो उसके साथ में जो पर्सन बैठा है वो उसको ब्रीद इन कर रहा है। अब जो ब्रीद इन करेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसके अंदर वो स्मोक भी जाएगी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तो उसको भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। हालांकि वो पी नहीं रहा, फिर भी उसको क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो उसके बगल में बैठा है, उसके पास में बैठा है। ठीक है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो हमारी जो डेथ की रेट है स्मोकिंग की वजह से, एक्टिवली जो डेड हुए हैं वो 50 लाख पर ईयर हुए हैं, और जो पॉजिटिवली डेड हुए हैं वो 10 लाख पर ईयर हुए हैं। ठीक है, ये था आपके तंबाकू के बारे में। अब नेक्स्ट आता है ओपियम। ओपियम क्या है, इसको फील्ड में ग्रो कराया जाता है। ठीक है, जो कि किससे मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम पैपावेर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम जो प्लांट है इससे मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह से कोई कैप्सूल होता है जो कि फील्ड में ग्रो करते हैं। इसको इस तरह से कैप्सूल होता है, ये प्लांट होता है इसका, उसके प्लांट में इस तरह से कैप्सूल ग्रो करता है।
ठीक है, कैप्सूल ग्रो करता है। अब इस कैप्सूल में से इस कैप्सूल जब ये पूरा ग्रो कर जाएगा, फ्रूट की तरह दिखेगा, ये पूरा फ्रूट की तरह दिखेगा। जब ये पूरा फ्रूट बन जाता है ना, तो इसमें से वो हल्का सा कट लगाते हैं, यहाँ बीचों बीच कट लगा देते हैं इनके, ठीक है। जब कट लगाने के बाद इनके अंदर से कुछ वाइट कलर का लिक्विड सा निकलता है, उस लिक्विड का नाम है लेटेक्स। क्या नाम है? लेटेक्स। अब वो जो लेटेक्स निकला उसको ये ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मिला किसे? सोमनीफेरम जो इनका प्लांट है उससे मिला। और ये जो ओपियम है इसमें से जो लेटेक्स निकला उसको ड्राई किया और फ्रॉम ओपियम कैप्सूल, इस ओपियम कैप्सूल से जो भी लेटेक्स निकला उसको ड्राई करके यूज़ किया, ठीक है। इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं वो कौन से होते हैं? मॉर्फिन्स, मतलब इनसे जो बनाए जाते हैं एल्कलॉइड्स वो कौन कौन से बनाए जाते हैं? मॉर्फिन, कैडोनिन, नाइकोटीन, पेपरवेरिन, सोमनीफेरिन, ये सब इससे एल्कलॉइड्स बनाए जाते हैं। अब अगर ये इतना हार्मफुल है तो हम इसकी कल्टीवेशंस क्यों करें, हम इसकी खेती क्यों करें? तो कुछ ऐसे ड्रग्स है, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस है जिनको हम हमारे मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं। मतलब ये मेडिसिन, ये जो ओपियम कैप्सूल है ये मेडिसिन बनाने में भी यूज़ आता है, इस वजह से इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जैसे कि ये जो मॉर्फिन और कोडेनिन है ना, ये पेन किलर में काम आते हैं, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ये लेने के लिए। तो ये मेनली पेन किलर में आते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इनको तो डॉक्टर तो लिखे देता है पेन किलर के लिए, अब इनको क्या होती है? आदत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं उस मेडिसिन के, तो ये नशे के लिए उसको लेने लग जाते हैं। मतलब डॉक्टर ने बोला नहीं है और फिर भी वो ले रहे हैं, एज अ नशे के लिए वो ले रहे हैं, प्लेजर के लिए वो ले रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। जब डॉक्टर एडवाइस करे तभी लेना है, उसको अननेसेसरी नहीं लेना। तो लोग उसको अननेसेसरी में लेने लग जाते हैं, डॉक्टर एडवाइस नहीं करता फिर भी लोग लेने लग जाते हैं। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं? लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, डिक्रीज इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है, ये अफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन और पैसा। बहुत महंगे कैप्सूल आते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और फिर भी लोग इसको खरीदते हैं, तो एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन को भी ये अफेक्ट करता है। और ये जो ओपियम है ना, कई विलेजेस में तो इसको, जैसे शादी वगैरह होती है, मैरिज वगैरह कोई ओकेज़न होता है ना, तो वहाँ भी बांटा जाता है, ठीक है। और जो विलेज वगैरह है वहाँ जो वुमेंस है अपने चिल्ड्रंस को सुलाने के लिए, स्लीपिंग के लिए एज अ स्लीपिंग पाइल्स उनको देती है, कि उनको नींद नहीं आती तो सुलाने के लिए उनको ये ओपियम का जो कैप्सूल्स आता है, ये जो पेन किलर वगैरह, ये जो सब चीज़ें हैं इनको दे देती है। और धीरे धीरे क्या होते हैं, उन बच्चों को उसकी आदत लग जाती है और ख़ुद भी खाती है तो उनको आदत लग जाती है। अब जब इनका इम्यूनिटी, ये खाने से क्या होता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। अब जब इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा तो उनकी किसी भी बीमारी से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो कंटिन्यू उसको इनटेक कर रहे हैं, कंटिन्यू उस मेडिसिन को लेने लग रहे हैं, तो एक दिन वो मेडिसिन नहीं लेंगे ना तो उनको क्या हो जाएगा, मतलब कि रह नहीं पाएंगे। अगर उनको एक दिन भी मेडिसिन नहीं लेंगे या उनको नींद ही नहीं आएगी, मतलब डेली उनको क्या देना है, ये कैप्सूल देना पड़ेगा और ये कैप्सूल दिए बगैर उनको नींद ही नहीं आएगी। इस तरह से वो एडिक्टेड हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारा ओपियम के बारे में था। तो देखिए अल्कोहल क्या होता है, इसका वैसे तो बहुत सारे अल्कोहल की फॉर्म प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो मेनली जो कंज्यूम किया जाता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C2H5OH से। अब इस जो अल्कोहल है इसको पीने से क्या होता है, जो अल्कोहल है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर क्या करेगा, जो भी एक्सेस अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक है। और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे, फैटी लीवर डिजीज हो जाएंगी, अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पावर, मतलब हमारी बॉडी पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, अफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन, पैसों की वेस्टेज एंड सोशल स्टेटस को भी अफेक्ट करेगा, डिक्रीज वर्क एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब जो हमारे काम करने की जो एबिलिटी है उसको भी रिड्यूस करेगा, हमारी मेमोरी को रिड्यूस करेगा, एंड जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी
क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कुछ ऐसे नॉन ट्रेडिशनल सोर्स है इंटॉक्सिकेंट के, वो कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट कौन कौन से। ये तो हमने पढ़ लिए अल्कोहल, तंबाकू और गुटखा, ये जो सब थे जो कॉमनली लोग जानते हैं कि हाँ ये टॉक्सिक होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। वो कौन से होते हैं, जैसे थिनर, जिसे एसीटोन बोलते हैं, नेल पेंट को थिन करने के लिए जो यूज़ होता है उसे थिनर बोलते हैं, ठीक है। तो वो थिनर होता है ना, वो भी एक तरह से क्या है, इंटॉक्सिकेंट है। ये जितने भी मैंने सब्सटेंस लिखे हैं ना यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट जो लिखे हैं वो क्या है, जाने अनजाने में चिल्ड्रंस या यंगर्स वो क्या करते हैं, इनकी स्मेल लेने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे वो स्मेल लेंगे ना उनको इनकी क्या हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी और वो कंटिन्यू उसको स्मेल करने लग जाएंगे हमेशा के लिए और वो पेशेंट हो जाएंगे, ठीक है। पेशेंट मिल जाएंगे, उनको डिजीज़ हो जाएगी। इससे डिजीज़ कौन कौन सी होगी, स्वेलिंग इन लंग्स में स्वेलिंग आ जाएगी, किडनी फेलियर हो जाएगा, मेंटल डिजीज़ हो जाएगी और फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो इंटॉक्सिकेंट कौन कौन से, थिनर से पेट्रोल होती है, पेट्रोल की स्मेल आपने भी अगर कभी सूंघी होगी तो उसकी भी अजीब सी फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से इंटॉक्सिकेंट है, टॉक्सिक है हमारे लिए, ठीक है। वाइटनर होता है जो जिसे हम करेक्ट करते हैं, अगर हमारी कोई गलती हो जाती है तो उस पर वाइटनर लगा देते हैं ना, तो वो वाइटनर की जो स्मेल होती है वो भी टॉक्सिक होती है, तो उसको भी हमें नहीं स्मेल करना चाहिए। नेल पेंट होती है, उसकी स्मेल भी टॉक्सिक होती है। मार्करिंग, जो मार्कर में जो इंक डल रही है इसकी स्मेल भी इंटॉक्सिकेंट होती है, मतलब टॉक्सिक होती है, तो इसकी भी स्मेल नहीं लेनी चाहिए। गम्स यूज़ करते हैं ना, शू को पेस्ट करने के लिए जो गम यूज़ करते हैं वो भी इंटॉक्सिकेंट होती है। पंचर ट्यूब, ये सब भी क्या है, इंटॉक्सिकेंट्स है। तो देखो क्या आपको पता था कि ये सब भी इंटॉक्सिकेंट है, नहीं पता था ना, इसलिए हमने बोला नॉन ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल भी नहीं है। ट्रेडिशनल में तो कौन कौन से, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब किसमें, ट्रेडिशनल में। ये और ये नॉन ट्रेडिशनल है जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं था और वो जाने अनजाने में उसके स्मेल लेने लग जाते हैं ना। तो हमें ये सब नहीं करना है, आज से हमें वाइटनर यूज़ नहीं करना है, ना ही उसकी स्मेल लेनी है, ठीक है। अब है मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन ताकि वो ठीक हो सके, 1-2 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, उनको आदत लग जाती है उस मेडिसिन की, तो वो एक्सेस अमाउंट में उसको लेने लग जाते हैं। मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की लेकिन वो फिर भी उसको खरीद कर लेकर आ रहे हैं और डेली उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये मिसयूज़ है उसको। वो भी एक तरह से इंटॉक्सिकेट का काम करता है। उसमें कौन कौन सी आती है, मोर्फिन्स आती है, पेटाडाइन्स आती है, ये सब जो मैंने लिखी है ये सब आप याद कर लेना, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन। अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है अडल्ट्रेशन। अब हम उसको देख लेते हैं कि अडल्ट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए अडल्ट्रेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द क्वांटिटी इज लोअर्ड आइदर बाय एडिशन ऑफ इन्फेरियर क्वांटिटी मटेरियल और बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट। एक्चुअल में एडल्ट्रेशन क्या होता है, या तो उसके अंदर जितनी भी हम इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, जितने भी न्यूट्रिएंट है वो निकाल लिए जाए, ठीक है, और उसके अंदर कोई दूसरे सब्सटेंस मिक्स कर दिए जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। क्वांटिटी है उसको कम करके उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस, दूसरे इन्फेरियर सब्सटेंस को ऐड कर दें और उसके अंदर से जितने भी वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट है उन सबको निकाल लें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मिल्क आता है आपके घरों में, तो उसमें से क्या करते हैं, मिल्क तो कम होता है और पानी ज़्यादा होता है ना, तो एक तरह से वो क्या हुआ, अडल्ट्रेशन हुआ कि उन्होंने मिल्क की क्वांटिटी को तो कम कर दिया, जो इम्पोर्टेंट जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया और वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। हमें देखने से तो क्या लगेगा कि मिल्क प्योर है, एक्चुअल में वो प्योर नहीं है, वो कैसा मिल्क है, अडल्ट्रेटेड मिल्क है, इसी को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। अब ये अडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, ताकि उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सके और हम उनको प्रॉफिट हो सके। अगर वो कम दूध ले रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, है ना, उनका जो मिल्क है वो बचेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा उनको। सो इट इज़ डन टू इंक्रीज क्वांटिटी एंड मेक मोर प्रॉफिट कमाने के लिए और क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं। अब यहाँ मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि किसके अंदर क्या अडल्ट्रेशन
की जाती है। जैसे मिल्क इज़ अडल्टरेटेड विद डिटर्जेंट, जो मिल्क होता है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर डिटर्जेंट भी डाल देते हैं, सोडा भी डाल देते हैं, कलर भी डाल देते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल देते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होता है, उसके ऊपर है ना लेयर बन जाती है, मतलब एक तरह से ऑयल की लेयर बन जाती है, जिससे कि जो मलाई निकलती है ना बहुत ज़्यादा निकल पाती है। लेकिन वो मलाई किस काम की, जो वो अडल्टरेटेड है, जब वो प्योर ही नहीं है ना, तो इस तरह से वो अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो देखो आपको पता भी नहीं होगा कि दूध में क्या क्या मिलाते हैं, डिटर्जेंट, सोडा, कलर, रिफाइंड ऑयल, यहाँ तक कि डिटर्जेंट भी मिला देते हैं, जो कि कपड़े धोने, जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, वो वाला डिटर्जेंट मिक्स कर रहे हैं ना। और क्या है, सीड्स ऑफ आर्गेमोन, जो आर्गेमोन के सीड्स है ना, उसके साथ वो क्या करते हैं, लो कॉस्ट का जो पाम ऑयल आता है वो मिक्स कर देते हैं, और लो कॉस्ट पाम ऑयल इज मिक्सड विद मस्टर्ड, मतलब आर्गेमोन के साथ और जो पाम ऑयल है इसके साथ वो मस्टर्ड को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, घी जो है उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल को मिक्स कर देते हैं। एंड इंजेक्शन, ये इंजेक्शन लिखा हुआ है, इंजेक्शन इज़ यूज टू कलर द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो या फिर जो सब्जी वगैरह बेचते हैं वो क्या करते हैं, उस पर इंजेक्शन दे देते हैं उनके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, जिससे कि वो फ्रेश दिख सके, उनका कलर अच्छा आ सके। अगर हम एप्पल है, एप्पल का कलर एकदम रेड होगा, अगर वो इंजेक्शन दे देंगे ना तो उसका कलर जो होगा वो पूरा रेड हो जाए। अगर येलो का, अगर कहीं से येलो स्पॉट भी है तो वो येलो कलर भी पूरी तरह से रेड हो जाएंगे इंजेक्शन देने से, और हमें दूर से देखने पर कैसे दिखेंगे, वो फ्रेश दिखेंगे, क्योंकि कस्टमर किसको खरीदता है, जो उसको फ्रेश दिखता है वो तो उसी को खरीदता है। अब उसको क्या पता है इसके अंदर इंजेक्शन लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ है ना, तो इंजेक्शन भी लगा देते हैं किसमें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ओके, देन कॉपर सल्फेट इज मिक्स्ड इज़ यूज फॉर ब्राइटनेस ऑफ कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर होता है ना उसके ऊपर से जो वाइट होता है ना, अब देखा होगा कईयों की वेजिटेबल्स में ऊपर है ना ब्लैक कलर के पैचेस लगे रहते हैं। अब उन ब्लैक कलर के पैचेस को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि वो पूरा वाइट दिखे, पूरा वाइट दिखने के लिए वो क्या करते हैं, इसके अंदर कॉपर सल्फेट को मिक्स कर देते हैं, कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने से जो भी ब्लैक पैचेस है वो सब गायब हो जाते हैं और पूरा वाइट हो जाता है वो और हम इसी को ही खा लेते हैं, है ना, और क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से। सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्स विद पल्सेस ऑफ पाम के साथ सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स किया जाता है। ब्रिक सैंड की जो ब्रिक जो होती है, ईंटें जो होती है, उसकी जो सैंड होती है उसको किसमें, अब वो रेड कलर की होती है, जो ब्रिक्स होती है वो रेड कलर की होती है, और उसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी वो भी कैसी होगी, रेड कलर की होगी, और उसको किसके अंदर मिक्स कर देते हैं, चिल्ली पाउडर के अंदर, यानी मिर्च के अंदर मिक्स कर देते हैं। देखो अब हम क्या खा रहे हैं, जाने अनजाने में ईंट खा रहे हैं, है ना, सैंड खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। अब हमें क्या पता क्या चीज़ है, तो रेड चिलीज के अंदर भी क्या ऐड कर देते हैं, ब्रिक की सैंड ऐड कर देते हैं, और जो टर्मरिक होती है ना उसके अंदर येलो सोइल ऐड कर देते हैं। येलो कलर की एक मिट्टी आती है उसको टर्मरिक के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे कि कलर अच्छा दिख सके। और सल्फर होती है उसको कोरिएंडर के अंदर ऐड कर देते हैं। सीड्स ऑफ पपाया देखे होंगे आपने, ब्लैक पेपर देखा ना, काली मिर्च, और सीड्स ऑफ पपाया देखे होंगे, पपीते के जो बीज होते हैं उसको, और काली मिर्च के बीज को, दोनों को देखना आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे। तो ब्लैक पेपर के साथ पपाया की सीड्स ऐड कर देते हैं, जिससे कि क्वांटिटी इंक्रीज हो सके, उनको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। अब ये देखो यहाँ मैंने PFA लिखा है, ये PFA का मतलब क्या है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ PFA। तो PFA की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन इन फूड अडल्ट्रेशन। ये एक एक्ट है जिसे पास किया गया था 1954 बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द 65 फूड आइटम फ्रॉम अडल्ट्रेशन। 65 फूड आइटम को चूज़ किया गया जिससे कि वो अडल्ट्रेशन से फ्री हो सके, मतलब उसके अंदर कोई मिलावट नहीं कर सके, ठीक है। तो ये PFA था। अब ये कोल्ड ड्रिंक आती है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो किस तरह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो यहाँ हम कोल्ड ड्रिंक के बारे में देखेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये रेड कलर से, ये ऊपर और नीचे, यहाँ स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो देखो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मिक्स किया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड मिक्स करते हैं, जो कि हमारी टीथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बेंजाइलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ बोरिक एसिड और बेंजाइलिक एसिड, ये दोनों भी ऐड किए जाते हैं। अब ये तीनों एक से ऐड हो गए कोल्ड ड्रिंक में, तब जब ये ऐड होंगे तो ये हमारी स्टमक की जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर है लेड। आपने लेड के बारे में सुना होगा, जिसे हम PB से शो करते हैं,
PB, इसको बोलते हैं लेड। ये बहुत पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है। अगर आप इसको इनटेक कर जाओगे तो डेथ भी हो सकती है, इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है ये, ठीक है। अगर इसकी स्मेल भी अगर ले लो तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, कहने का मतलब ये है। तो इसमें जो कोल्ड ड्रिंक है इसके अंदर 0.4 ppm लेड मिक्स किया जाता है, जो कि किसको अफेक्ट करता है, नर्व्स को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, किडनी को, लीवर को एंड मसल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक में कैफीन को भी ऐड किया जाता है। कैफीन भी कैसी होती है, कैफीन किसमें प्रेजेंट होती है, कॉफ़ी में। जब आप कॉफ़ी पीते हो तो आपको नींद आती है, नहीं आती, तो ये नींद को उड़ा देता है क्योंकि इसके अंदर कैफीन मिक्स होती है। और हेडेक भी हो जाता है इससे, ठीक है। एंड इसके अलावा इसके अंदर और क्या ऐड किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि क्या करता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा केमिकल है जो इस कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज नहीं होने देता। जब हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर आइस जमती है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक को आप फ्रीजर में रख दो, आपकी आइस नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमती, क्योंकि इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट होता है जो आइस नहीं बनने देता। और ये बहुत खतरनाक है, पॉइजनस है ये भी, जो कि किसका काम करता है, स्वीट पॉइजनस का काम करता है। स्वीट पॉइजनिंग मतलब एक तरह से कोल्ड ड्रिंक में ये मीठा भी ऐड करता है, स्वीटनेस ऐड करता है और उसको फ्रिज में नहीं होने देता। तो एक तरह से किसका काम करेगा, ये स्वीट पॉइजनिंग का काम करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके अलावा इन सब सब्सटेंसेस के अलावा, इन सब केमिकल्स के अलावा इसके अंदर और भी केमिकल यूज़ किए जाते हैं, जो कि है लिंडेन, DDT। अब आपको DDT पता है कहाँ यूज़ होता है, पौधों में, प्लांट्स में छिड़काव करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, जिससे कि जो भी वॉर्म्स वगैरह है, जो भी कीड़े वगैरह वो मर सके, उसमें DDT यूज़ करता है। अब उसी DDT को ये कोल्ड ड्रिंक में यूज़ कर लेते हैं और उसे ही हम पी जाते हैं, है ना। तो DDT भी यूज़ होता है, मैलेथाइन भी यूज़ होता है, ये सब मिक्स करते हैं, जो भी क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को कम कर देते हैं। और कैंसर भी होता है इनसे, और मसल रिटार्डनेस भी होती है, ठीक है। तो इतने सारे केमिकल इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाए जाते हैं, तो क्यों हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें इसके कंजप्शन को बंद कर देना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो इतने सारे केमिकल देखने के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्मफुल होती है कोल्ड ड्रिंक। आप खुद ही देखो, इसके अंदर DDT मिक्स किया हुआ है, जो कि प्लांट्स में स्प्रे किया जाता है और उससे ही हम पी रहे हैं, है ना। और क्या, लेड मिक्स किया जाता है और कैफीन भी मिक्स की जाती है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी मिक्स किया जाता है। इतने सारे यूज़ हो रहे हैं जो कि एक तरह से पॉइजन है, जहर है। इससे अच्छा जहर ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, है ना। तो हमें कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए। तो ये था आपके चैप्टर के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने अडल्ट्रेशन सीखा क्या होता है, और इसके अलावा हमने इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, जो थे गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल और ओपियम, ठीक है। इसके अलावा हमने नॉन ट्रेडिशनल इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में भी सीखा, जो कि वाइटनर वगैरह, नेल पेंट्स वगैरह, पेट्रोल की जो फ्रेग्रेंस होती है उनमें प्रेजेंट रहता है ना। और हमने सीखा ओबेसिटी के बारे में और माल न्यूट्रिशंस के बारे में। तो ये आपके चैप्टर के बारे में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।